बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फार्माकोजेनोमिक्स। ये मैं कैटजंग से बता रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप आ जाए फ़ेज़ 1 एंजाइम्स पर। फ़ेज़ 1 एंजाइम्स में आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। CYP2D6 होता है, CYP2C19 होता है, CYP3A4 और 5 होता है डाईहाइड्रोपायरिमिडीन डीहाइड्रोजिनेज। ये सब ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है CYP2D6। इसका आपको पता होना चाहिए कि ये 20 to 25% ऑफ मेटाबॉलिज्म करता है कॉमनली यूज ड्रग्स का। कई MCQs में पूछ सकते हैं। और बस एक एग्जांपल कर लें कि ये कोडीन को क्या करता है, उसके एक्टिव मेटाबोलाइट मॉर्फिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर इसका ये जो सा नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो इस फिर क्या होगा कि ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर इसका फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो एक्टिव मेटाबोलाइट में ये ज़्यादा कन्वर्ट होगा कोडीन, जिसकी वजह से इसकी डोजेज को कम करना पड़ेगा। बस ये पता होना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट आ जाए CYP2C19। कुछ ही ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। और ड्रग्स के एग्जांपल का पता होना चाहिए, क्लोपिडोग्रेल, प्रोपेनोलोल और ओमेप्राजोल। ये इनमें से बस 2-4 के नाम कर लें। यहाँ से आपने ये जो टेबल है ना, इसमें फार्माकोजेनोमिक्स की आपने डेफिनेशन कर लेनी है। फार्माकोजेनोमिक्स की डेफिनेशन है, यहाँ से शुरू होती है, द स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्सेज। ये आपने कर लेनी है, ये टेस्ट में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये बस mtDNA और yDNA देख लेना है आपने। माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो होता है वो ये mtDNA जो है माइटोकॉन्ड्रिया में फाउंड पाया जाता है, और yDNA जो है Y क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए CYP3A4 एंड CYP3A5। ये जो होते हैं ये 50% ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स के लिए ये होता है। मतलब सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म यही करवा रहा होता है, CYP3A4 या 3A5। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें कि मतलब मोस्ट ऑफ ड्रग्स मेटाबोलाइज इन्हीं से हो रही है। नेक्स्ट है डाईहाइड्रोपायरिमिडीन डीहाइड्रोजिनेज। ये 5-फ्लोरोयूरासिल होता है, उसकी क्लियरेंस करवाता है। ठीक है, तो अगर इसका बस ये याद होना चाहिए कि अगर नॉन फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, अगर ये काम नहीं करेगा इस DPYD जीन जो इस डाईहाइड्रोपायरिमिडीन डीहाइड्रोजिनेज का एंजाइम का जीन है, अगर ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, 5-फ्लोरोयूरासिल की क्लियरेंस नहीं होगी। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसकी रिक्वायर्ड डोजेज रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाए मल्टीपल एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स में। दो बताया हुआ है उन्होंने एंजाइम, CYP2C9 है और VCOR-C1 है। मतलब कि VCOR-C1 विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स सब यूनिट होता है। ठीक है, ये करवाता है इनएक्टिवेशन वार्फरिन की इनएक्टिवेशन करवाता है। वार्फरिन ने क्या करवाना होता है कि इसने क्लोटिंग फैक्टर्स बनने नहीं देने होते। ठीक है, इसका काम होता है क्लोटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन को रोकना। ठीक है, तो अगर इस फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म जो है और दोनों जीन का जो है वो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि वार्फरिन की एक्टिवेशन नहीं हो जाएगी और इन वार्फरिन का एक्शन ज़्यादा हो जाएगा। वार्फरिन का एक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाए फ़ेज़ 2 एंजाइम्स। फ़ेज़ 2 एंजाइम्स 2 ही हैं, एक UDP है और एक है TPMT। ठीक है, UDP यूरिडीन 5' डाईफॉस्फो ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, आप ये भी याद कर सकते हैं UGT1A1। ठीक है, इसका बस आसान सा आपने याद रखना है। UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, क्लियरेंस करता है ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट इरिनोटेकन जो होती है ना, उसके एक्टिव मेटाबोलाइट SN38 जो है उसकी क्लियरेंस करवाता है। अगर इस एंजाइम की फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने इसकी क्लियरेंस करवानी होती है। जब क्लियरेंस नहीं होगी तो जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है वो जो है बोन मैरो की डिप्रेशन और डायरिया ज़्यादा करवा देगा। इसकी ये टॉक्सिसिटी है जो कि वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है TPMT, थायोप्यूरिन एस-मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसने इनएक्टिवेशन करवानी होती है कीमोथेरेप्यूटिक प्यूरिन डेरिवेटिव्स की। ठीक है, जिसमें आ जाते हैं 6 मार्केप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्यूरिन। ठीक है,
अगर इसका भी फंक्शन अगर रिड्यूस हो जाएगा, इसके जीन में अगर पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कम हो जाएगा, तो जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है वो अल्टर्ड हो जाएगी और टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने इनएक्टिवेशन करवानी होती है ना, जब इनकी इनएक्टिवेशन ही नहीं होगी कि जो कीमोथेरेप्यूटिक डेरिवेटिव्स हैं, तो उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएंगी, वही बोन मैरो डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर्स 2 तरह के हैं, OATP है एक और पी ग्लाइकोप्रोटीन है। ये पहले भी पढ़े हुए हैं हमने, ठीक है। OATP के लिए जीन याद रखना है आपने SLCO1B1। और ड्रग्स जो इसमें ये कौन कौन सी ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, स्टैटिन्स को, मेथोट्रेक्सेट को ट्रांसपोर्ट करता है टू हेपेटोसाइट्स, ठीक है। अगर इसका फंक्शनल एलील कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, स्टैटिन में सिम्वास्टैटिन जो है, फॉर एग्जांपल सिम्वास्टैटिन है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और मायोपैथी रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिम्वास्टैटिन जो है वो उसके ट्रांसपोर्ट हेपेटोसाइट में कम होगी और उसकी क्लीयरेंस भी कम होगी, जिसकी वजह से मायोपैथी का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि इसकी टॉक्सिसिटी है। और पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या, इसका जीन है ABCB1। ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिक जो ड्रग होती है ना उसको एक्सपेल करता है फ्रॉम रेजिस्टेंट कैंसर सेल से। एक HLA पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका पता होना चाहिए कि ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इसमें कोई रिस्पॉन्सेज में क्या क्या वेरिएशन आ सकती हैं, मतलब और इसमें लिवर इंजरी हो सकती है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो सकती है, ठीक है। उन्होंने ये ड्रग्स का नाम भी लिखा हुआ है जिनके साथ ये पॉलीमॉर्फिज्म HLA पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। और इसमें आ जाती हैं एबाकवीर, फ्लूक्लोक्सासिलीन, एलोप्यूरिनोल एंड कार्बामेज़ेपिन, ठीक है। कैफ से याद रख लें या काफ से CAAF, ठीक है। C से कार्बामेज़ेपिन, A से एलोप्यूरिनोल, A से एबाकवीर और फ्लूक्लोक्सासिलीन, ये आपने बस करना है।